नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या फिर बोले टॉपिक। वो है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात हम लोग ने इतिहास को देखना शुरू किया था और इतिहास में हम लोग ने ये देखा था कि इतिहास को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहला फेज था वो है प्रागीय ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं और साथ ही साथ ताम्रपाषाण का चाल्कोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं। और स्टोन एज की यह विशेषता क्या था? तो स्टोन एज की ये सबसे बड़ी जो विशेषता था कि उसमें जो मानव है अर्थात आदि मानव, वो धीरे धीरे होमोसेम्पियन अर्थात ज्ञानी मानव की ओर वो लोग बढ़ रहे थे, डेवलप हो रहे थे। अर्थात कोई एक दिन में वो काम नहीं हुआ, लाखों हजारों वर्ष लगा आदि मानव से मानव होने में, ज्ञानी मानव होने में। और साथ ही साथ जो प्रागीय ऐतिहासिक काल है वहाँ से हमें कोई भी लिपि नहीं मिला है। ऑब्वियसली लिपि नहीं मिला तो उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग एंटर करते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, तो यहाँ से हमें लिपि भी मिला है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर यूं बोले तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं गया। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और प्रोटो हिस्टोरिक एज का भी जो हमें इतिहास मिलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या था, एविडेंसेस के आधार पे ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो सिंधु सभ्यता, तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए जो इसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता रखा गया। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिला था, इसलिए इसका जो नाम है वो सिंधु सभ्यता पड़ा। और इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। तो जो इसका टाइम पीरियड है ये आज से बैक चल जाइए लगभग 4500 साल पहले, तब से और इसके बीच का हुआ है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता जो फैला हुआ था, कितना जो उसका फैलाव का जो क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार है। उसे हम लोग आगे देखेंगे, उस पर देख लेंगे मैप पे। तो देखिए, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो ये फैलाव था इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। एक एक पॉइंट को आप लोग याद करते जाइएगा, साथ साथ याद रहेगा। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये आपको क्वेश्चन रूप में देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले, अर्थात 350 स्थल मिले हैं, जिनमें से 200 जो है वो केवल गुजरात में है। और सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है या फिर शहरी सभ्यता है। जबकि जो विश्व की पहली सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो नगरीय नहीं होकर वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, जो सिंधु सभ्यता है वो जो उसका फैलाव है वो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? लगभग 13 लाख वर्ग किलो में फैला हुआ था। और इसका जो आकार है फैलाव का वो ऑलमोस्ट ट्रायंगल अर्थात त्रिभुजाकार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम और भारत की प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता है सिंधु सभ्यता। इसके पूर्व इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता मानते थे। देखिए, जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी, अर्थात इसको खोजा नहीं गया, इसकी खुदाई नहीं किया गया, तब तक जो यहाँ के इतिहासकार है तो उसको लगता था कि जो वैदिक काल ही वही सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जैसे उसका खोज हुआ तो इतिहासकार का जो भ्रम था वो दूर हुआ और फिर एक नई सभ्यता का उदय हुआ। नई सभ्यता मतलब जानकारी मिला, और वह था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उत्खनन के बाद सबसे प्राचीन सभ्यता बन गया कौन? सिंधु घाटी सभ्यता।
और सिंधु घाटी सभ्यता को आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, हम लोग ने पहले देख लिया था। और इस सभ्यता के जो बारे में हमें सर्वप्रथम जो जानकारी देता है वो किसने दिया था, तो वो दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब? 1826 में दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सबसे प्रथम जानकारी जो दिया गया था वो जो दिया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। कब? 1826 में दिया गया था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनको कुछ साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। फिर 1853 में हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर आगे जाके 1826 के बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो महोदय अलेक्जेंडर कनिंघम का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खुदाई करवाने में। देखिए, लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय जो दो भाई थे वह था ब्रिटेन बंधु, एक का नाम था जॉन ब्रिटेन और दूसरा का नाम था विलियम ब्रिटेन। उनको कुछ असाधारण ईंट प्राप्त हुआ था, तो उनको कुछ ईंट मिला, जैसे वो लोग खुदाई कर रहा था रेलवे लाइन बनाने को लेकर। उसी दौरान उसे कुछ ऐसा ईंट मिला, तो उसे लगा कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई पुराना सभ्य कुछ रहा होगा, यहाँ पे बिल्डिंग या कुछ उस टाइप का रहा होगा जो, तो उसके बारे में थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा घूमा, मतलब टनका। फिर उसके बारे में वो बात आगे अपने सरकार को पहुंचाया। फिर जाकर सरकार ने, मतलब ब्रिटेन सरकार ने 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान अर्थात रिसर्च करने के लिए नियुक्त कर दिया कि जाइए पता कीजिए आखिर यहाँ पे क्या है। फिर शुरू हो जाता है पूरा खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता की। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था और जिसका डायरेक्टर था कौन? जॉन मार्शल था। और 1921 में हड़प्पा नामक स्थल 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया गया और परिणाम स्वरूप इस नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका नाम किस किस नाम से पुकारा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सबसे पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। एक तो ये नाम हो गया सबसे प्रचलित नाम में से। तो देखिए, इस सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह नाम रख दिया गया। और सर जॉन मार्शल 1924 में यह नाम दिया गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो नाम दिया गया, किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, 1924 में दिया गया। और मेलुआ सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेलुआ सभ्यता। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिला मेलुआ का? तो देखिए, मेसोपोटामिया जो वर्तमान का इराक है, वहाँ पे एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो विश्व की प्रथम सभ्यता थी, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया में सिंधु नदी घाटी को मेलुआ कहा गया, इसलिए सिंधु का जो प्राचीन नाम है वो मेलुआ भी है, इसलिए यह नाम रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इन लोग को कैसे जानकारी मिला था? मतलब जो इराक अर्थात जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ न कुछ ट्रेड होता होगा, तब जाकर वहाँ का जो इतिहास में है इसका नाम दर्ज है। और तीसरा नाम जो है वो है परास्तर धातु युगीन सभ्यता। तो एक और नाम से पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा अक्सर। देखिए, परास्तर धातु युगीन सभ्यता अर्थात इस काल में धातु का औजार अधिक प्रचलित था, लेकिन पत्थर का औजार भी पहले से चला आ रहा था। हम लोग ने देखा था तो स्टोन एज में क्या था, आदिमानव लोग वो लोग पत्थर का ही हथियार बनाया करता था, इसलिए दोनों को मिलाकर परास्तर धातु युगीन सभ्यता कहा गया। और चौथा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से पुकारा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता।
इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम तांबे के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था। तो जो भारत में सबसे पहले जो धातु के बारे में पता चला था वो कौन था? तांबा धातु था। इसलिए तांबा को पवित्र धातु कहा जाता है। हालांकि तांबे में बहुत कुछ विशिष्ट गुण भी पाया जाता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जिस वजह से वो पवित्र भी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो हम लोग जो ज़्यादा हम लोग जानते हैं सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों इसका नाम दिया गया? तो देखिए, यह वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार किसी भी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तारित हो जाता है तब उसका नाम उसी स्थल पर रखा जाता है जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिला। तो सबसे पहले जिसके बारे में जानकारी मिला था उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। और देखिए, हड़प्पावासी जो थे उन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, तो वो लोग लोहा को नहीं जानते थे या उनको लोहे की जानकारी नहीं था, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग लोहा को उस समय तक नहीं खोज पाए थे, उनको नहीं मिला था। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के बीच जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक अभी तक मिला है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम तौर पे। हाँ, यहाँ समझ में आएगा। देखिए, उत्तर में चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में परवरा नदी जो महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ, वहीं पश्चिम में सूतकांगे डोर एक पुरास्थल है, अर्थात दशक नदी से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर के हिंडन नदी तक इसका फैलाव था। और पश्चिम से पूरब जो इसका डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर था। वहीं उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 1400 किलोमीटर में ये फैला हुआ था। तो वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है। देखिए, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। किसका? तो मांडा का। और इसकी जो पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी, और यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। किसका? आलमगीरपुर। आगे बढ़ेंगे। और जो दक्षिणी सीमा है ये महाराष्ट्र के दायमाबाद में परवरा नदी के तट पर थी। और यहाँ क्या मिला था? यहाँ एक धातु का रथ मिला जिसको इक्का गाड़ी कहते हैं। हमें दायमाबाद से मिला। इसका आगे आप लोग को चित्र दिखाएंगे, तब फोटो दिखाएंगे। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के सूतकांगे डोर में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया सिंधु सभ्यता का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर एक स्थल के बारे में थोड़ा सा उसका जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे हड़प्पा की खुदाई कब हुई, या फिर बोले तो उसको किसने खोजा, वहाँ से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो इसकी जो खुदाई हो गई थी कब? 1921 में ही हो गया था। और किसके द्वारा हुआ था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। तो हड़प्पा की जो खुदाई किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, और यह रावी नदी के तट पर है। तो नदी को विशेष करके याद रखिए कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ भी है? तो ये पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिला में स्थित है। और पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा। तो पिग्गट महोदय के अनुसार जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है उसे जुड़वा शहर कहकर संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से हमें निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो हड़प्पा से हमें कौन कौन सी वस्तु मिली? तो ये भी एक तो हो गया आपका कुम्हार का चाक। तो कुम्हार का चाक मिला जिससे वो लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाया करता था। सरमी कवास, अन्नागार, और ये देखिए अन्नागार का
मातृ देवी की मूर्ति कुछ इस प्रकार, मातृ देवी की मूर्ति इसको कहा गया है। लकड़ी की औखली, तो लकड़ी की औखली हम लोग इसे कब देखते हैं, तो बिहार में हम लोग जब देखते हैं जब छठ पर्व मनाते हैं हम लोग, तो उस समय औखली का यूज होता है। कब होता है, जब नहाए खाए के दिन, शायद उससे पहले में भी, हाँ, गेहूं को जो सुखा के कूटा जाता है उस समय का औखली का यूज होता है अभी भी। और लकड़ी का ताबूत, तो लकड़ी का ताबूत देखिए, लकड़ी तो इसमें गल बच गया, सड़ गया, खत्म हो गया, लेकिन उसका डिजाइन मतलब शेप उसका था, इसलिए उसको लगा कि इसमें लकड़ी का ताबूत का वो लोग यूज किया करता था लाश को दफन करने में, मृतकों को दफनाने में। RS-37 कब्रिस्तान और एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। नोट, थोड़ा नोट देख लेते, नोट में क्या कहा गया है। तो चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता का लोग ने ही किए थे। तो हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से जुड़े हुए कुछ एविडेंसेस को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ एविडेंसेस को, साक्ष्य को। तो देखिए, इसकी खुदाई 1922 में किया गया था, किसके द्वारा, तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की, और यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। ये कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, और यह सिंधु नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, वहीं जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। और मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, तो उसकी जो सड़कें थी वो सीधी दिशा में, अर्थात एक दूसरे को समकोण अर्थात ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। तो उसकी सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देखने को मिली थी इतिहासकार को, जो मोहनजोदड़ो को देखिए कुछ इस टाइप का उसका शहर है, उसको बनाया गया है कुछ इस टाइप में था। इसका जो सड़क है तो देखिए पूरा एकदम समकोण डिग्री पे काटते हुए, और चतुर्भुजाकार, इसका जो सब वर्गाकार या चतुर्भुजाकार आकार में इसका शहर है। इसको दो लेयर में देखिए, एक तो आपका ऊंचा हो गया अपर सिटी, एक दूसरा हो गया लोअर सिटी। तो इससे इतिहासकार को ऐसा भी मालूम होता था कि जो धनी लोग, संपन्न लोग, जो वर्चस्व लोग थे, वो लोग ऊपरी हिस्सा में रहा करते थे, और आम जनता लोग, वो लोग जो निचला शहर के हिस्सा है उसमें वो लोग निवास किया करता था। तो यहाँ से हमें निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। तो पहला हो गया सूती वस्त्र। अब सूती वस्त्र हो गया तो इससे ये पता चला कि वहाँ पे वो लोग कॉटन का यूज अर्थात कॉटन का खेती करता था, कपास का। पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार। तो अन्नागार सबसे बड़ा स्थल है, तो देखिए ये हो गया आपका स्नानागार। अन्नागार, सबसे चौड़ी सड़क, तो यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क को भी देखने को मिला है। और सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर, ये सारा जो चीज़ है हमें कहाँ से मिला, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। तो सबसे चौड़ी सड़क भी मिला देखने को, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सभागार भी, और पशुपति शिव माना जाता है कि, एक आपको फोटो दिखाते हैं, उसको पशुपति शिव कहा जाता है। और कांसे की नर्तकी, तो एक नृत्य करती हुए कांसे का मूर्ति है, शायद इसमें नहीं है, उसको आगे दिखाएंगे। और तांबे का ढेर भी मिला है। तो देखिए नोट में थोड़ा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो उसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। तो यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान या दफन किए हुए इंसान नहीं मिला, लेकिन एक ही जगह से इतना सारा कंकाल मिल गया, जिससे इतिहासकारों को ऐसा लगा कि यहाँ पे जरूर मार काट हुआ होगा, सबको एक जगह मार कर रख दिया। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई बाह्य आक्रमण हुआ। नोट, मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। तो इमारत हम देख लेते हैं।
जो सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है और जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के राना गुंडई नामक जगह से घोड़ा का जबड़ा या दांत मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और शहर के बारे में, तो वह है चाहुंद्रो। इसकी खोज कब हो गई थी? 1931 में हो गई। ठीक है, चाहुंद्रो की। देखिए इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, अर्थात जो चाहुंद्रो है उसमें दुर्ग नहीं बनाया गया था और यह औद्योगिक शहर था। यह एक इंडस्ट्रियल सिटीज था सिटी। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिला है। तो चाहुंद्रो से देखो क्या क्या मिला, तो यहाँ से हमें मिला वक्राकार ईंट मिला है, साथ ही साथ औद्योगिक शहर था और दुर्ग रहित था, यहाँ पे दुर्ग नहीं बनाया गया था। और सौंदर्य सामग्री कहाँ से मिला है? फिर मिला है मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई धागा मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी यहीं से मिला है। कहाँ से? चाहुंद्रो से मिला है। साथ ही साथ अलंकृत ईंट मिला है, तो ईंट में कुछ न कुछ नक्काशी के चित्र बनाया हुआ हमें चाहुंद्रो से मिला है। देखिए चाहुंद्रो यह मोहनजोदड़ो से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से झूकर और झागर संस्कृति का प्रमाण भी मिला है। तो झूकर और झागर संस्कृति का जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है? चाहुंद्रो से मिला है। और अधिकांश जो मनका का निर्माण होता था वो सिलखड़ी एस्टेटाइट से ही होता था। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट देख लेते, नोट क्या कह रहा। तो देखिए ये जो नोट है, दारो या कोट सब वाले जो स्थान है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो जो भी स्थान है जिसका नाम में दारो या कोट लगा होता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे चाहुंद्रो, मोहनजोदड़ो, जुरिन जोदड़ो, वालाकोट, डाबरकोट, कोट दीची, ये सब कहाँ है? ये सब पाकिस्तान में स्थित है। एक और शहर को देख लेते हैं, लोथल। देखिए लोथल, तो ये कौन सी नदी किनारे अवस्थित है? तो जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई किया गया था 1957 में। यह एक बंदरगाह नगर है। जो लोथल है वो कैसा है? वो बंदरगाह था नगर। यहाँ से हमें चावल मिला है, तो हमें लोथल से क्या मिला? चावल और साथ ही साथ फारस की मोहर, मिस्र की मम्मी और गोरिल्ला, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र, हवन कुंड, चक्की का दो पोट पाठ, युगल सावधान का प्रमाण सावधान और साथ ही हाथी दांत का पैमाना और मनका तथा गुड़िया उद्योग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए लोथल जो खुदाई हुए थे 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा और ये भोगवा नदी किनारे अवस्थित है। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें चावल हो गया, फारस की मोहर हो गई, मिस्र की मम्मी हो गई, गोरिल्ला हो गया और पंचतंत्र की मतलब लोमड़ी, चलाक लोमड़ी का भी कुछ यहाँ पे चित्र मिला है जिसको पंचतंत्र में दर्शाया गया है। हवन कुंड, चक्की का दो पाठ, युगल सावधान, तो एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो युगल सावधान का जो प्रमाण मिला कहाँ से? तो लोथल से मिला है, ऑप्शन में ये भी रहेगा। और साथ ही हाथी का दांत का पैमाना और मन का तथा गुड़िया उद्योग का भी साक्ष्य में कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। नेक्स्ट शहर में आ जाते हैं, तो एक और शहर है वो है सूतकांगे डोर। हम लोग ने देखा था सूतकांगे डोर के बारे में। तो देखिए यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान के तट पर दस्तक नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खुदाई किया गया था खोज जो किया गया था कब? 1927 में ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और इस सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है यह लोथल। हम लोग ने देख लिया था जिससे जब हम लोग विस्तार देखे तो सूतकांगे डोर से
और जो पश्चिमी जो फैलाव है सिंधु घाटी सभ्यता का वो सूतकांगी रोड अर्थात दशक नदी से लेकर पूरब में कहाँ तक था, तो पूरब में हिंडन नदी के किनारे तक था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो यह सबसे पश्चिमी हो गया आपका साइड, मतलब शहर हो गया सूतकांगी रोड, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान के तट पर दशक नदी किनारे है। और इसकी जो खुदाई किया गया था किसके नेतृत्व में, ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में 1927 में। साथ ही ये भी लोथल की तरह ही बंदरगाह नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शहर को देख लेते हैं। तो एक और शहर है वो है कालीबंगा। चलिए कालीबंगा को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।